अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 6 EDU 303 का। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन नंबर 5 तक हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। लेसन नंबर 6 आपके पास है सेल्फ रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो लेसन नंबर 6 के में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास आती है वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरव्यू है क्या। इंटरव्यू जो है वो कन्वर्सेशनल स्टाइल है जिसमें सेल्फ रिपोर्ट होती है, यानी कि आपको जज किया जाता है और उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है, उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। दो तरह के होते हैं, अनस्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि इंटरव्यू जो होता है हाईली फ्लेक्सिबल होता है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में जितनी भी मुमकिन हो वो हासिल करते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू के अंदर हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर हम मतलब पार्टिसिपेंट से ना सेम क्वेश्चंस करते हैं इन अ सेम वे। यूजली जो क्वेश्चंस यहाँ किए जा रहे होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होते हैं उसमें क्वेश्चनरीज जो होते हैं ना वो may be used to get answer from the group। अब ये ग्रुप से क्वेश्चंस करके उससे आंसर्स ले रहे होते हैं। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब देखिए, जब एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेशन से ली गई एक्यूरेसी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसे मिस जज किया जाता है। यहाँ पे ये टेस्ट था तो टेस्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ बताया गया था कि दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं। फर्स्ट है न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसमें हम न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को हम फील्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या होने वाला है या आप किस तरह एक्ट कर रहे हो उसके क्वेश्चंस को लेकर। इसे हम न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वर कहते हैं। फिर है आपके पास स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है यूजली ये लेबॉर्ट्री सिचुएशंस के अंदर हो रही होती है, जहाँ बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की जा रही होती है और उसे इवोक किया जा रहा होता है। पार्टिसिपेंट्स को इक्वल चांस दिया जाता है कि वो अपने बिहेवियर को डिस्प्ले कर सकें। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो सैम्पलिंग भी हमारे पास दो तरह की है, इवेंट सैम्पलिंग एंड टाइम सैम्पलिंग। इवेंट सैम्पलिंग जो है इसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है पर्टिकुलर बिहेवियर को, यानी कि इवेंट को ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड के अंदर लिमिट आपको दे दी जाती है और कहा जाता है कि आपने रिकॉर्ड करना है एक पर्टिकुलर इवेंट को इन अ फिक्स टाइम। ये इवेंट सैम्पलिंग हो गया। टाइम सैम्पलिंग में इसमें हम बात करते हैं, ऑब्जर्वर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है सर्टेन बिहेवियर्स को जो कि ड्यूरिंग टाइम इंटरवल हो रहे होते हैं। इसके बाद ही आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो अप्रेजल की थी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा इन्हें। एडवांटेज क्या है अप्रेजल का कि इट्स इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टू स्टडी एनी फिनोमेना इंक्लूडिंग लर्निंग। अप्रेजल जो होता है ना वो आप किसी भी फिनोमेना का पहला स्टेप समझ सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अगर ऑब्जर्वर का इन्फ्लुएंस है तो पार्टिसिपेंट जो होगा वो अननेचुरल वे में यानी कंट्रोल्ड अंदाज में रिएक्ट करेगा। ऑब्जर्वर अगर बायस है, मतलब अगर बायस है तो वो रिकॉर्ड करेगा कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि वो जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसे रिकॉर्ड करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि हो क्या रहा है। सो ये काफ़ी डेंजर होता है रिसर्च के अंदर और ये अनकंट्रोल होता है। इसके बाद से आपके पास आ जाते हैं साइकोसाइकोलॉजिकल मेथड्स। अब ये जो साइकोसाइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड के अंदर हम सबसे पहले देते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। इसमें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के अंदर मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है ईसीजी हार्ट रेट को चेक कर रही होती है, जीएसआर ये आपके स्किन के बारे में बात कर रही होती है, ब्लड प्रेशर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, पीपल साइज हो गया, स्ट्रेस हार्मोन्स, इसके बारे में हम बात करते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर जी आपके पास अगला आता है मेजरिंग ब्रेन फंक्शनिंग। तो मेजरिंग ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो एब्रीवेशन आती है एफएमआरआई। एफएमआरआई का मतलब क्या है?
फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नाम से हमें बताया गया कि यहाँ पे हम विजुलाइज करते हैं ब्रेन फंक्शन को, हम उसके देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रेन एरियाज और फ्लो ऑफ ब्लड को या फ्लड को देख रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके बाद आपके आता है पोस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी पैथ। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम रेडियो लेवल ग्लूकोज को इंक्रीज कर देते हैं जो कि स्कैन करता है आपके ब्लड के अंदर जाकर, जब आप ये वो उस वक्त काम कर होता है जब आप सब्जेक्ट को एंगेज कर होते हैं डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। फिर इसके बाद से आपके पास अगला टेस्ट जो आता है वो है नियर इन्फ्रारेड ऑप्टिकल टोपोग्राफी, NIROT, यानी इसका एब्रीविएशन है नियर इन्फ्रारेड ऑप्टिकल टोपोग्राफी। इसमें हम बात करते हैं नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर की जो कि सिमिल्टेनियसली एक्वायर कर होता है आपका हीमोग्लोबिन अब्जॉर्प्शन को देख रहा होता है, यानी कि ये आपको देखेगा कि ऑप्टिकल फाइबर आपको कितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑब्जर्व कर रहा है और आपको कंस्ट्रक्ट करेगा मैप ऑफ कॉर्टिकल एक्टिविटीज़ का। इसके बाद ये आपके पास आता है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। अब इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल जो होता है ये मेजर करता है ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी पोटेंशियल्स को ये मेजर कर रहा होता है कि वो किस तरह करस्पॉन्ड कर रही हैं आपके इमेजिंग स्टिमुलाई इवेंट्स पर। अब जब एक्सलेंट हम देखते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन में क्या क्या हमारे पास आता है, वो अगर हम बात करें ना एक्सलेंट टेम्पोरल रेजोल्यूशन की तो ये फास्टर रिस्पॉन्स को हम कहते हैं। जब पेट और एफएमआरआई को हम कंपेयर करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्स करेगी हम उसे एक्सलेंट टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहेंगे। मेमोरी इम्पेयरमेंट इन इन्फिनिट की अगर हम बात करते हैं तो नेल्सन जो थे ना उन्होंने बताया था कि 2000 AL उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो यंग इन्फिनिट है उसकी मेमोरी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है मैटरनल डायबिटिक लोडिंग ड्यूरिंग गेस्टेशन। तो इन्फिनिट मेमोरी डिफेक्ट रिजल्टेड फ्रॉम आयरन डिप्लीशन एंड ब्रेन एरियाज मेड बाय ERP। हम ERP के थ्रू देखते हैं कि आया बच्चे को आयरन डिप्लीशन तो नहीं हो रही क्योंकि वो उसके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा असर कर रही होती है। इसकी बहुत सारी हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 6। हम जल्दी से 7 को देख लेते हैं क्योंकि अभी तो आपका हार्डली 8-9 मिनट्स ही हुए हैं। तो इसमें हम जब आते हैं 7 लेसन पर तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो साइंस। साइंस क्या है? साइंस जो है ये आपकी जनरेट करती है कन्फर्मेबल proposition यानी hypothesis by fitting a formal system of symbol to empirical observation। स्टीवन 1951 में इसने बताया कि देखिए जी साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। जब हम सिंबल्स देखते हैं किसी भी इवेंट के उसके बेस पे हम हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल पोजीशंस आती हैं। फर्स्ट वन है रैशनलिज्म की, सेकंड वन है एम्पिरिसिज्म की। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जिन लोगों ने मैट्रिक में बायो पढ़ी थी तो उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि ये साइंटिफिक मेथड आपके 9th-10th में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साइंटिफिक मेथड जो होता है ये गैदर करता है डेटा को थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मैनिपुलेशन। अब ये इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस को लेता है और उसे टेस्ट करता है और कंक्लूड करके जाता है। कंक्लूजन तक पहुंचते वो बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर रहा होगा, वो बहुत सारे टेस्ट कर रहा होगा, थ्योरीज देख रहा होगा। अब ये जो कंक्लूजन होता है ना ये से हम कहते हैं कि थ्योरी का बेसिस है, यानी थ्योरी बिल्डिंग हो रही है। इसमें आपके पास दो इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन है मेथड ऑफ कोरिलेशन, सेकंड वन है एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो जो रिसर्च है इसके अंदर हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स और बिहेवियर। दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ पर या उसके रिलेशनशिप को हम मेजर कर रहे होते हैं, डिटरमिन कर रहे होते हैं, इससे हम कोरिलेशन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, डज maternal warmth lead to children compliance, ये हमें बताया गया था, क्वेश्चन किया गया था, तो आप इसके एग्जाम्पल को स्किप कर दो, एग्जाम्पल इसकी आती नहीं है पेपर में। कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर हम बात करते हैं तो दो नंबर हमें दिए जाते हैं इसके मैग्नीट्यूड के, 0 और 1। अब अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो 1 के करीब है तो आपका स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, अगर 0 से करीब है तो आपका वीकर है। यानी कि अगर हम डायरेक्शन देखते हैं कोरिलेशन की तो ये हमें इंडिकेट किया जाता है दो तरीके से। फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन जो होता है वो हमें बताता है कि 1 वेरिएबल इसमें इंक्रीज हुआ है, और नेगेटिव वेरिएबल हमें बताता है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ, डायरेक्शन में जब 1 हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा है ना तो उसका मतलब है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ है, सो वो दूसरा भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव में हमें पता चला कि एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ है लेकिन दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसे हम नेगेटिव कहते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास इसके भी आ जाते हैं, वेरी प्रोडक्टिव होता है। एक्सपेरिमेंट मेथड के अगर हम एम्पेरिकल साइज देखें ना तो इसमें हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज आते हैं। फर्स्ट वन है वेरी प्रोडक्टिव, कंट्रोल्ड, रिपीटेबल, अनएम्बिगियस और ऑब्जेक्टिव। डिसएडवांटेजेस इसके अगर हम देखें तो ये हर टाइम आपको एथिकल रीजंस नहीं देगा, ये जनरलाइजेशन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हो, ऐसे ही देख रहे होते हो और फिर स्किप कर देते हो। हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या क्या करते हैं, हम प्रिडिक्शन या हाइपोथेसिस को टेस्टेबल स्टेटमेंट के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप मैनिपुलेटेड और मेजर्ड वेरिएबल्स के दरमियान कैसा है। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं थ्योरी के अंदर। अब थ्योरी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटर रिलेट करेगा हाइपोथेसिस को और एक्सप्लेन करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फिनोमेना को। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट है फॉर्मल एस्पेक्ट्स, सेकंड है एम्पेरिकल एस्पेक्ट्स। अब फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम वर्ड्स और सिंबल्स को यूज करते हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन को, और एम्पेरिकल एस्पेक्ट्स के अंदर हम थ्योरी को एम्पेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी के अंदर हम कंप्राइज करते हैं फिजिकल इवेंट और ऑब्जर्वेशन को, जो कि मेजर कर रहा होता है और क्वांटिफाइड कर रहा होता है आपके ऑब्जर्वेशन को। इसके बाद ही आपके पास आता है थ्योरी और रिसर्च। अब जब हम रिसर्च एविडेंस के एंड पर पहुंचे, यानी आपके पास डेटा एम्पेरिकल एस्पेक्ट्स आ गए, आपने थ्योरी को फीड कर दिया, उसके फॉर्मल एस्पेक्ट्स पे बात कर ली, तो थ्योरी जो होती है वो पर्पसफुल हो जाती है। इसमें आप प्रिडिक्शंस न्यू ला सकते हो जो कि डेटा को कंफर्म करती हैं। थ्योरी के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी। ये आपके हैं, दुआ करें मैं इम्पोर्टेंट इसमें लिख लूँ, चले बन गया। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास आता है, आप सिंथेसाइज करते हो ऑब्जर्वेशन को। सेकेंड स्टेप पे आप न्यू एम्पेरिकल हाइपोथेसिस को जनरेट कर रहे होते हो। थर्ड पे आप कंफर्म कर रहे होते हो हाइपोथेसिस को, और थ्योरी को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो। इसमें आप थ्योरी जो होती है ना मॉडिफाइड और ड्रॉप भी हो सकती है। इसके बाद जी फोर्थ स्टेप पे आप देखते हो कि थ्योरी राइट है या नहीं, यूजफुल है या नहीं। फिफ्थ में आप बात करते हो जो थ्योरी आपने चूज की है वो लॉ ऑफ पार्सिमोनी के अंदर पाई जाती है या नहीं। सिक्स्थ में आप बात करते हो थ्योरी जो है वो फॉर्मल एम्पेरिकल एस्पेक्ट्स रखती है। सेवंथ में आप बात करते हो जो थ्योरी है वो एम्पेरिकल इवेंट को एक्सप्लेन करे। तो ये 7 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइंटिफिक लॉ की अगर हम बात करते हैं तो जब हाइपोथेसिस को हम कंफर्म करते हैं मैनी टाइम तो ये इवेंचुअली बन जाता है लॉ, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक नोटेशन यानी मैथमेटिकल नोटेशन के थ्रू। इसके बाद ये आपके पास आता है वेरिएबल्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने वेरिएबल्स को। अब वो एक्सपेरिमेंट जो कि अपने चेंज कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं दूसरे वेरिएबल्स को, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑन द अदर हैंड जो एक्सपेरिमेंट इनके जब हम मेजर करते हैं अफेक्टेड वेरिएबल्स को, तो ऐसो को हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो आता है वो लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन आ जाता है। इसमें एडवांटेज क्या है ये हमें बताता है, कॉमन पैटर्न को स्टडी करने का तरीका बता देगा। ये हमें बताएगा कि इसमें इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंस पाया जा सकता है उनकी डेवलपमेंट और रिलेशनशिप के दरमियान। प्रॉब्लम आपके पास आती है, एज रिलेटेड होता है, ये आपको डिस्टॉर्ट कर देता है। देखें जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है उसके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। अब वो जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वो सारा इसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है और इसमें वो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बना देता है लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन के अंदर। क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन जो आपके पास है इसके अंदर हम एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास ये आता है, इसमें एफिशिएंट है। इसमें हम सिलेक्टिव एडिशन के बारे में नॉट प्लग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अफेक्ट्स को, थ्योरेटिकल और मेथडोलॉजिकल आपके अंदर मतलब इस फील्ड के अंदर चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब इसमें भी हमारे पास डिसएडवांटेज है, ये हमें परमिट नहीं करता कि हम डेवलपमेंटल ट्रेंड इंडिविजुअल का स्टडी कर सकें। एज डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्टॉर्शन बना देता है। सिक्वेंशियल डिज़ाइन आपका कहीं भी नहीं आया तो हम सिक्वेंशियल डिज़ाइन को नहीं कर रहे क्योंकि ये परमिट करेगा बोथ को लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शन कंपैरिजन को। माइक्रोजेनेटिक डिज़ाइन के अंदर हमारे पास एडवांटेज आ जाता है। अब ये जितने भी मैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ उन्हें याद रखिएगा, ये आपके पेपर में अक्सर आ जाते हैं। माइक्रोजेनेटिक डिज़ाइन जो होता है ये हमें बताता है कि चेंजेस कैसे बन रही हैं, कैसे अक्कर हो रही हैं। इसमें हम इंटेंसिव स्टडी कर रहे होते हैं पार्टिसिपेंट्स के मूवमेंट बाय मूवमेंट बिहेवियर को लेकर। अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना पार्टिसिपेंट की चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी चेंजेस आई हैं, वो उसे मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 7। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।